देखो दोस्तों, इससे पहले अपन ने श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्रीदिंग के बारे में यानी संवातन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बाह्य श्वसन के बारे में अगर हम देखें तो देखो, आपको बताया था ये 3 प्रक्रियाओं में कंप्लीट होता है। पहला आपने देखा था, इसमें कौन सी आती है? ब्रीदिंग आती है, जिसका अर्थ क्या होता है? गैसों को शरीर के अंदर ग्रहण करना और गैसों को शरीर से त्यागना। जिसमें अपन ने 2 प्रक्रियाएं पढ़ी थी, एक तो उच्छ्वसन यानी एक्सपीरेशन, और एक इंस्पिरेशन अर्थात अंतः श्वसन या निःश्वसन। अंतः श्वसन, इनका अर्थ क्या होता है? अंदर ग्रहण करना। और एक्सपीरेशन का अर्थ क्या होता है? शरीर से बाहर त्यागना। इसके बाद इसी में बाह्य श्वसन में ही, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही दूसरा पार्ट आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है। अर्थात सीधा देखें तो गैसों का विनिमय, आदान प्रदान। अब देखो, गैसों के आदान प्रदान का अर्थ क्या होता है? हम ब्लड को ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। और उस ब्लड से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस कहते हैं, यानी गैसों का क्या कहा जाएगा? विनिमय कहा जाएगा। अगर हम सबसे पहले देखें ये प्रक्रिया किसके अंदर होगी, तो आपको बताया था जो लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। जब लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाई अर्थात श्वास नली प्रवेश करती है, तो ये कितने भागों में बट जाती है? 2 भागों में। ठीक है, जिनको श्वसनी ब्रोंकाई कहा जाता है। आगे जाकर ये और छोटी नलिकाओं में क्या होती हैं? विभक्त होती हैं। और इनके अंतिम सिरों पर बताई थी आपको कि गुब्बारे जैसी क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं, लाइक एज बैलून स्ट्रक्चर। ठीक है। इस तरह की संरचना आपको बताई थी कि इनके अंतिम सिरों पर क्या पाई जाती हैं? गुब्बारे जैसी संरचनाएं। और इन संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? वायु कोश या वायु कूपिका, अर्थात एलओई के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एलओई कहा जाता है। अब देखो, जो गैसों का विनिमय होता है वो इन्हीं एलओई के अंदर अर्थात वायु कूपिका के अंदर होता है। इनकी संख्या लगभग हमारे फेफड़ों के अंदर 30 लाख पाई जाती है। इन वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 30 लाख होती हैं, जो फेफड़ों के वॉल्यूम को, यानी लंग्स की जो वॉल्यूम होगी, आयतन होगा, उसको क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। अब देखो, इनमें गैसों का विनिमय कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है? पहली चीज, एक चीज याद रखना, इनसे क्या जुड़ी होती हैं? रक्त की नलिकाएं, ब्लड वेजल्स क्या हैं? जॉइंट हैं। जो कैपिलरी ट्यूब पाई जाती हैं, जो वेन्स और आर्टरी यानी धमनी और सिरा को आपस में क्या करती हैं? जॉइंट करती हैं। किस नलियां पाई जाती हैं? हम यहाँ पर सीधा मान लेते हैं ये क्या है? रक्त वाहिनी, ब्लड वेजल्स। ये क्या है? एक रक्त वाहिनी है, ब्लड वेजल्स है। ठीक है। और ये क्या है? एक वायु कोपिका। अब हमने जो गैस ग्रहण की है, उस ग्रहण की गई गैस में किसकी मात्रा अधिक है? ऑक्सीजन की। और इस ब्लड के अंदर किसकी मात्रा अधिक है? CO2 की। तो सीधा अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, कूपिका के अंदर ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो होता है 100। ठीक है। जो प्रेशर होगा वो कितना पाया जा रहा है? 100 होगा, 100 होता है mm/Hg में। जबकि अगर हम ब्लड वेजल्स के अंदर देखें तो ये जो प्रेशर पाया जाता है ये कितना होता है? 37। ठीक है, 37 होगा। अब आपको पता है कि जो गैस होती है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर की ओर। तो प्रेशर हाई कहाँ पर है? कोपिका के अंदर। और कम कहाँ पर है? ब्लड वेजल्स के अंदर, रक्तवाहिनी के अंदर। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाई प्रेशर से कहाँ आ गई? लो प्रेशर की ओर। यानी ऑक्सीजन कोपिका से कहां पर आती है? रक्त की नलिका में। ठीक है। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो यहां पर लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ O2, ऑक्सीजन का विनिमय। ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी? कोपिका से, एलओई से कौन से पार्ट के अंदर प्रवेश करेगी? रक्त की नलिका में। अब देखो, रक्त की नलिका में प्रवेश करने का रीजन बता दिया आपको, क्यों प्रवेश किया? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कितना है, दाब कितना है? 100 mm/Hg में। ठीक है, वायुमंडलीय पारित दाब के अनुसार। जबकि यहां पर दाब कितना है? 37 mm/Hg में। ठीक है।
तो यहाँ पर ये अंतर है, दाब में अंतर पाया जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, कोशिका से नलिका में जाती है। ठीक है, तो ये तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन अपन देखें तो देखो ये एक रक्त नलिका है और वो सेम कंडीशन अपन ने एल्वोली वाली देख ली। ठीक है, अब ये बताओ क्या रक्त के अंदर CO2 गैस ज्यादा है या कोशिका के अंदर? आपको बताया था जो गैस हमने ग्रहण की है उसमें 0.03% होती है ऑक्सीजन, जबकि जो सॉरी CO2, और जिसको त्यागते हैं उसमें CO2 कितनी होती है, 4% पाई जाती है। तो CO2 का जो प्रेशर होगा वो नलिका के अंदर ज्यादा होता है, नलिका के अंदर CO2 का प्रेशर होगा 46, वही mm/Hg में होगा, जबकि कोशिका के अंदर CO2 का प्रेशर कितना है, 40 अर्थात 40। यानी सीधा देखें तो नलिका में प्रेशर ज्यादा है और एल्वोली में क्या है, कम है। तो CO2 क्या होगी, नलिका से कहा जाएगी, कोशिका के अंदर अर्थात एल्वोई के अंदर। तो पहला तो हमने O2 का देखा, दूसरा किसका एक्सचेंज देखेंगे, CO2 का। देखो CO2 का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, नलिका से ये किस में प्रवेश कर रही है, कोशिका में। क्यों प्रवेश कर रही है, एल्वोई में क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना है 46 और यहाँ पर कितना है 40। तो हाई प्रेशर से कौन सी की ओर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखी कि ब्लड को हमने ऑक्सीजन तो क्या की, प्रदान की, और ब्लड से हमने क्या ले ली, CO2 ले ली। तो ये एक तरह से गैस का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, गैसों का विनिमय कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहा जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा था ब्रीदिंग में कि हमने गैस को क्या किया है, ग्रहण किया है। उस गैस की, ग्रहण की गई गैस से हमने ऑक्सीजन को किसको दे दिया, रक्तवाहिनी को, ब्लड वेजल्स को दे दिया या ब्लड को दे दी, और उनसे क्या ले ली, CO2 ले ली, और उसे हमने क्या किया, त्यागा। ग्रहण करना और त्यागना तो क्या कहलाया, ब्रीदिंग कहलाया, और जो हमने एक्सचेंज किया है, आदान प्रदान किया है, ये गैसों का क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक है, अब तीसरी प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, देखो हमने गैस को ग्रहण कर लिया, ब्लड तक पहुंच गई, अब ये ब्लड के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैसे जाती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहा जाएगा गैसों का। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, उससे पहले आप ये चीज याद रख लेना इसमें कि पहली चीज तो हमने देखा कि ऑक्सीजन कहां से कहां जाती है, कोशिका से नलिका में। क्यों जाती है ये पूछा जाए तो आप ये याद रख लेना, दाब के अंतर के कारण। ठीक है, तो यहां तक ये दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट क्या आएगा, गैसों का परिवहन। ठीक है, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर इसके बाद हम गैसों का परिवहन देखें, थर्ड पार्ट जो होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ठीक है, जो गैसों का परिवहन होता है, वो गैसों का परिवहन देखो किस रूप में होता है। सबसे पहली चीज, परिवहन के लिए मीडियम क्या होगा, ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम क्या होगा, ब्लड। अब ब्लड के देखो दो पार्ट होंगे, एक तो लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, ये ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सहायक होगा, और दूसरा पार्ट इसका होता है हीमोग्लोबिन, जो परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। सबसे पहला हम परिवहन देखते हैं ऑक्सीजन का, किसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ऑक्सीजन का। देखो एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन के एक अणु को ले जाने के लिए कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होगी, या आपसे उल्टा पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का एक अणु, मॉलिक्यूल्स कितने O2 को ले जा सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो हीमोग्लोबिन होता है ये मुख्य रूप से दो पदार्थ से बना है, एक तो आता है इसमें हिम, जो एक प्रकार का प्रोटीन है, और दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, ये लोहे से बना हुआ क्या होता है, प्रोटीन होता है। ग्लोबिन
हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। लोहे से बना हुआ क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसको हम श्वसन वर्णक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटिव पिगमेंट। अब ये कहने का कारण क्या होता है, इसका श्वसन वर्णक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको रेस्पिरेटिव हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। अब देखो पहली चीज अगर हम ऑक्सीजन का देखें, वैसे इसके बारे में डिटेल अपन जब ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जो होती है ये हीमोग्लोबिन से क्या होती है, बंध बनाती है, बॉन्ड बना लेती है। सीधा कहें तो हीमोग्लोबिन से क्या होती है, जुड़ जाती है। जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो बनता है HBO। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा, HBO बनेगा, और ये HBO कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। सीधा देखो अपन को ये समीकरण इक्वेशन तो पूछेगा नहीं एग्जाम्पल में, ये दो चीज पूछ सकता है आपसे कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किस रूप में, किस फॉर्म में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु है, वो कितने ऑक्सीजन को जोड़ता है, 4 को। कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है अपने साथ, 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रखोगे, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन को ले जाता है, 4 को, और ये ले जाना बंद हो जाता है तो मनुष्य को 4 व्यक्ति ले जाते हैं, ठीक है। सीधा राम कथा समाप्त हो जाती है। यानी सीधा हम कहें तो हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन को ले जाता है, 4 ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लगभग 97% तक होता है। कितना होता है, लगभग 97%। जो 3% बच गया वो 3% किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा के द्वारा। तो सीधा हमने देखा कि ऑक्सीजन का अधिकांश जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। पहला प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न किस रूप में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और तीसरा प्रश्न कितने ऑक्सीजन को ले जाता है, 4 ऑक्सीजन को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में इनमें से ये पूछ लिया जाता है कई बार कि हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है, 4 ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और प्रश्न भी पूछा जाता है तो ज्यादातर इसी से संबंधित पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें, CO2 का परिवहन देखें, तो देखो CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन से नहीं होता है, ठीक है। CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होगा, देखो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा करता है 7%। कितने परसेंट करता है, 7% करेगा। दूसरा सबसे ज्यादा होता है वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। जैसे सोडियम है, ठीक है, मुख्य रूप से आयंस के रूप में पाए जाते हैं ब्लड में। जो सोडियम है ये जुड़कर बाइकार्बोनेट बनाएगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो उसके रूप में पाया जाता है 70%। प्लाज्मा के रूप में 7% और बाइकार्बोनेट के रूप में 70%। बचा कितना, 23%। वो होता है कार्ब एमिनो के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, जो कार्बन एमिनो होते हैं उनके रूप में कितना पाया जाता है, 23%, ठीक है। तो सीधा अपन को याद रखना है, सबसे ज्यादा तो बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा के रूप में 7% और कार्बन एमिनो के रूप में कितना होता है, 23%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों गैसों का परिवहन हो गया। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसके परिवहन से पूछे जाते हैं, O2 के परिवहन से। तो ये अपना कौन सा श्वसन कंप्लीट हुआ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सभी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं और कोशिका के बाहर संपन्न हो रही हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। अब ऑक्सीजन देखो कहां तक पहुंच चुकी है, पूरे ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है, ठीक है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो अंदर प्रवेश करने पर वो क्या करेगी, ऑक्सीजन, जिससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। और वो प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन ने ब्रीदिंग देखा, 1 मिनट में कितने बार करते हैं हम श्वसन, 12 से लेकर 16 बार, ठीक है। जिसके अंदर आपको गैस बताई थी कितनी ग्रहण करते हैं, 500 ml, और छोड़ते भी कितनी है,
500 ml। ठीक है, एक चीज और देखिए याद रखना, जो हम गैस की मात्रा ग्रहण करी है वो भी कितनी है 500, और छोड़ते हैं एक्सपीरेशन के दौरान, उच्छ्वसन के दौरान, वो भी कितनी है 500 ml। अगर हम मान लो फोर्सली एक प्रकार से एक्सपीरेशन करें, यानी बलपूर्वक गैस को शरीर से क्या करें, त्यागे, तो भी कुछ मात्रा हमारे शरीर के अंदर या सीधा कहें लंग्स के अंदर वायु की मात्रा क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, बलपूर्वक क्या करें, उच्छ्वसन करें, ठीक है, एक प्रकार से फोर्सली क्या करें, एक्सपीरेशन करें, तो फेफड़ों के अंदर कुछ मात्रा गैस की क्या रहती है, शेष रहती है, जिसको रेजिडेंशियल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अवशेष आयतन कहा जाता है, या अवशेषी आयतन के रूप में क्या कहा जाता है, जाना जाता है, रेसिडियल वॉल्यूम कहा जाता है। और इस रेसिडियल वॉल्यूम की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है, 1100 से लेकर 1300 ml। कितनी होती है, 1100 से लेकर 1300 ml जो गैस होती है वो हमेशा फेफड़ों के अंदर क्या होगी, उपस्थित होती है, चाहे हम कितना ही बल लगाकर गैस को शरीर से क्या कर लें, त्याग कर लें। तो पहली चीज तो अपन ने गैस को ग्रहण करना और त्यागना देखा, 1 मिनट में 12 से 16 बार। सोते समय क्या होगी, कम, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर कम कार्य करेगा, तो ऊर्जा भी हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा था गैसों का एक्सचेंज, ऑक्सीजन कूपिका से कहा जाती है नलिका में, क्योंकि कूपिका में दाब क्या है, ज्यादा, और नलिका में क्या है, कम। और CO2 नलिका से कहा जाती है कूपिका, एल्वोली में। और थर्ड पार्ट अपन ने देखा ट्रांसपोर्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन किसका करता है, ऑक्सीजन का, कितने परसेंट, 97%। और दूसरा अपन ने देखा था किसके द्वारा होता है, 3% लगभग प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये अपना बाह्य श्वसन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।